नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। और क्लास 8 की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम पिछले काफी सेशंस से अपनी दूसरी जो हमारी बुक है भारत की खोज, इसे हम पढ़ रहे हैं। और इस बुक का 3rd चैप्टर जो है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम काफी सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं और आज हमारा एक नया टॉपिक इस चैप्टर में शुरू होने वाला है। तो बिल्कुल, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं कि किस तरह से भारत में आर्यों का आना हुआ, भारत के वेदों के बारे में, भारत के धर्म ग्रंथों के बारे में, भारत के पुराणों के बारे में, उपनिषदों के बारे में। तो अब यहाँ पर व्यक्तिवादी सोच की जो लाभ और हानियां हैं, उसके बारे में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो हमारे 3rd चैप्टर के आज के टॉपिक का नाम है व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां। तो उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने उपनिषदों के बारे में क्या पढ़ा था। उपनिषदों के बारे में हमने पढ़ा था कि उपनिषद में क्या होता है कि जांच पड़ताल की चेतना और चीजों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। यानी कि जो चीजें हैं उनमें सत्य खोजा जाता है, जो सत्य है उसकी खोज की जाती है। और यही सही है कि सत्य की खोज आधुनिक विज्ञान की जो वस्तुनिष्ठ पद्धति है उससे नहीं की गई, और फिर भी उसके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक तत्व जो है वो मौजूद है। तो इस तरह की जो चीजें हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी उपनिषदों में। और उपनिषद का जो हमने बताया था कि उपनिषद का सामान्य झुकाव जो होता है वो अद्वैतवाद की ओर होता है, और सारे दृष्टिकोण का इरादा सही मालूम होता है। और उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे, उन्हें किसी तरह कम किया जाए, यह समंजन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया है और बिना सच्चे ज्ञान के कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। तो ये हमारे उपनिषदों की सीख है कि बिना सच्चे ज्ञान का अगर हम कर्म कांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये सारी चीजें व्यर्थ बताई गई हैं। और उपनिषदों में एक और मेन पॉइंट हमें बताया गया था कि इसकी विशेषता थी, जो प्रमुख विशेषता थी वो थी सच्चाई पर बल देना। उपनिषदों की प्रमुख विशेषता सच्चाई पर बल देना। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि उपनिषद की जो मशहूर प्रार्थना थी वो क्या थी, प्रकाश और ज्ञान की उसमें कामना की गई थी, और सत्य से असत्य से यानी कि असत्य से सत्य की ओर ले जाने की बात कही गई थी, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की बात कही गई थी, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने की बात कही गई थी। तो यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी बातें हमने उपनिषदों में पढ़ी थी, और हम यहाँ पर व्यक्तिवादी दर्शन की बात अब कर रहे हैं। तो व्यक्तिवादी दर्शन की क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया कि कारगर रूप से ही प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासित हो। जब हमने उपनिषदों में इस तरह की बात जानी कि कोई भी किसी भी काम को करने के लिए, उसको कारगर रूप से अपनी प्रगति करने के लिए, इंसान को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है उसका स्वस्थ शरीर, उसके बाद सेकेंडरी है उसका स्वच्छ मन यानी कि मन साफ होना, दूसरा है तन और मन दोनों अनुशासित होना, यानी कि तन
जो इंसान का डेली रूटीन है उसमें वो अपने शरीर की साफ सफाई, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, और दूसरा मन, यानी कि अपने मन को साफ रखे, अपने मन को संयम में रखे, नियंत्रण में रखे, कंट्रोल में रखे। तो ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है कारगर रूप से प्रगति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और ये हमें उपनिषदों में बताया गया है, इस बात पर जोर उपनिषदों में दिया गया है। ज्ञानार्जन या किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्म त्याग जरूरी है। ज्ञानार्जन यानी कि ज्ञान अर्जित करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और दूसरा किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए, कोई भी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए संयम के लिए, आत्म संयम के लिए, उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्म त्याग जरूरी है। अगर आपको ज्ञानार्जन करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, कोई उपलब्धि आपको हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको संयम यानी कि धैर्य की आवश्यकता होगी। आत्मपीड़न यानी कि शरीर को थोड़ा बहुत कष्ट आपको देना होगा, यानी कि काम तो आपको करना ही पड़ेगा, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। और दूसरा आत्म त्याग, और कई बार आपको ऐसी चीजों का त्याग भी करना पड़ेगा जो आपको बहुत ज्यादा प्रिय हो। तो इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। जो भारतीय चिंतन है यानी कि भारतीय मनुष्य जो है उसके मस्तिष्क में इस तरह के चिंतन जो है वो सहज रूप से निहित है। अब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बताते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में जिन जन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही है, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। और भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे हैं जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। तो भारत के जो लोग हैं, भारत के जो आर्य हैं, वो भिन्न औरों के विश्वासों, वो अपने से भिन्न यानी कि अपने से अलग, वो दूसरों के विश्वासों, दूसरों की जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशील है। वो समझते हैं कि दूसरे की जीवन शैली कैसी है और दूसरे का विश्वास किस चीज पर है, और इसी के कारण वो कई बार उन झगड़ों से बचाते रहे हैं देश को, जो समाज को खंड खंड कर सकता है। यानी कि यहाँ के लोग जो है, यहाँ के प्राचीन लोगों के बारे में, आर्यों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो कि वो उनकी जो विचारधारा थी वो इस तरह की थी कि वो लोगों को, वो आपस में उनका एक सहयोग बना रहता था। वो आपस में दोनों के समझ थी, यानी कि सही समझ थी दोनों की आपस में। वो एक दूसरे के धर्मों की, एक दूसरे के कामों की, एक दूसरे की जीवन शैलियों का सम्मान करते थे। तो यहाँ पर इसी कारण कई बार कुछ जो ऐसे झगड़े जिससे कि समाज टूट सकता है, उन झगड़ों से कई बार हमारा देश बच गया और उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा। एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोग अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। तो यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए, व्यापक ढांचा यानी कि जो बहुत बड़े स्तर पर हो, बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ हो, तो ऐसे व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी जो लोगों ने अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की, लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफी छूट दी, और उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय भी उन्होंने दिया। और उनकी जो उपलब्धियां थी वो बहुत अनोखी थी, बहुत अलग थी, लेकिन उनके इस व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया, और हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था। उसके मन में एक समग्र समाज की न कोई कल्पना थी, न उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ
एकात्मकता महसूस करे और इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ यानी कि यहाँ पर नेहरू जी बताते हैं कि ये सारी चीजें करते करते यानी कि इस व्यक्तिवाद को निभाते निभाते उन्होंने मनुष्यों पर सामाजिक पक्ष में समाज के प्रति और उसके जो कर्तव्य हैं, समाज के प्रति जो उसके कर्तव्य है, सामाजिक पक्ष में उसके जो कर्तव्य है, उस पर उन्होंने कम ध्यान दिया और लोगों का जो जीवन था यानी कि हर व्यक्ति का जो जीवन था वो बटा हुआ था और बंधा हुआ था और उसके मन में एक समग्र समाज की यानी कि साथ में मिलकर चलने वाली समाज की कोई भी कल्पना नहीं थी और ऐसे समाज के प्रति उसने कोई दायित्व भी उसके दायित्व का उन्हें कोई ज्ञान भी नहीं था, कोई दायित्व बोध नहीं था और इस बात का यहाँ पर कोई भी प्रयास भी नहीं किया गया था कि वह समाज के साथ एकात्मक महसूस कर सके। यहाँ पर सारे जो लोग थे वो अपने अपनी चीजों में खुश थे, वो दूसरों को ना तो डिस्टर्ब करते थे, ना परेशान करते थे, ना दूसरों से परेशान होते थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें साथ रहना भी कभी नहीं सिखाया गया जिससे कि वो समाज में एकात्मकता यानी कि एक समाज को समझ सके, एक महसूस कर सके अपने आप को। तो इस विचार का तो विकास शायद आधुनिक युग में हुआ किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता यानी कि पुराने समाजों में ये चीजें नहीं मिलती, इसीलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। जो प्राचीन भारत था वहां पर इस तरह की कोई भी चीज उपलब्ध नहीं थी यानी कि समाज में एकात्मकता वहां पर नहीं थी। समाज का एक तरफ वो झुकाव नहीं था कि समाज एक चीज के लिए बोले। समाज में जो लोग थे, प्रत्येक व्यक्ति थे, वो बटे हुए थे अपने अपने अलग अलग धर्मों में और अपने अपने बंधनों में, अपने अपने कामों में वो बटे हुए थे। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। यानी कि उस समय व्यक्तिवाद, अलगाववाद, ऊंच नीच पर जो आधारित जातिवाद है उस पर भारत में बहुत ज्यादा बल दिया गया, बहुत ज्यादा इस चीज पर चर्चा होती रही, इस चीज पर बात होती रही और बाद में हमारी जनता का दिमाग भी इसी प्रवृत्ति का बन गया और बाद में भी जब धीरे धीरे ये सारी चीजें देखिए, क्योंकि हम सब सिंधु घाटी की सभ्यता चैप्टर पढ़ रहे हैं और सभ्यता क्या है, यहाँ पर हमें सभ्यता की निरंतरता, सभ्यता के विकास के बारे में भी बताया जा रहा है। तो व्यक्तिवाद जो यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको केवल वो अपने बारे में यहाँ पर सोचता था। तो यहाँ पर बताया कि जब धीरे धीरे ये सारी चीजें इसी तरह चलती रही, समाज में यही सारी चीजें चलती रही, तो एक टाइम बाद क्या हुआ कि जनता का जो दिमाग था वो इसी प्रवृत्ति का बंदी बन गया। तो वो जातिवाद को ही मानने लग गया, वो अलगाववाद को ही जानने लग गया, वो ऊंच नीच पर आधारित जो जातिवाद है उसको मानने लग गया। और हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है और ये हमारे इतिहास की, हमारे भारत की जो हिस्ट्री है, हमारे भारत का जो इतिहास है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है जिसका आज भी बहुत सारा जो परिणाम है वो लोगों को भोगना पड़ता है। कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता भी बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती गई। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस जाति व्यवस्था की शक्ति के कारण, क्योंकि जब समाज में इस तरह की चीजें चल रही थी तो एक जाति व्यवस्था बन गई थी, एक बिल्कुल अलग सी जाति व्यवस्था बन गई थी जिस पर ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद था, अलगाववाद था, व्यक्तिवाद था। तो इससे क्या हुआ कि जब ये
शक्तियां बढ़ती गई तो साथ साथ मनुष्य की बौद्धिक जड़ता, यानी कि वो अपने दिमाग को चलाना उसने बंद कर दिया, वो बौद्धिक रूप से जड़ हो गया, वो चीजें फॉलो करता गया, बस जो नियम बन रहे हैं बस उन्हीं नियमों को वो फॉलो करता गया, उन्हीं नियमों को वो मानता गया, उन्हीं रिवाजों को, उन्हीं रीतियों को वो मानता गया। तो इससे क्या हुआ कि जाति की जो रचनात्मक शक्ति थी वो धुंधलाती चली गई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस पाठ का है भौतिकवाद। अब हम अपने भारत के इतिहास के भौतिकवाद के बारे में जानेंगे। तो हमारा बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान, भारत में और दूसरे भागों में, यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा हमारे देश का एक दुर्भाग्य बताया जा रहा है कि हमने यूनान में, कुछ भारत में और कुछ दूसरे भागों में विश्व के जो साहित्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा था उसे हमने खो दिया। और ये शायद इसीलिए हुआ क्योंकि इन ग्रंथों को आरंभ में, क्योंकि जो भी पहले साहित्य लिखा गया था, जो भी पहले ग्रंथ लिखे गए थे, जो भी चीजें पहले लिखी गई थी, वो ताड़पत्रों या तो भोजपत्रों पर लिखा गया था। जो पहले के ग्रंथ थे, कोई कागज कलम तब ज्यादा नहीं हुआ करती थी, मतलब इस तरह की चीजें तब उपलब्ध नहीं थी। तो वहाँ उस समय जो चीजें लिखी जाती थी, जो बातें लिखी जाती थी, वो ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखी जाती थी और कागज और लकड़ी की कलम से लिखी जाती थी। तो कागज पर लिखने का चलन जो है वो बाद में शुरू हुआ था। कागज पे लिखने का चलन बहुत ही बाद में शुरू हुआ था। तो बहुत सारे ग्रंथ ऐसे थे, बहुत सारे जो हमारा साहित्य जो था वो बहुत पहले ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखा गया था, जिससे बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब भारत में नहीं मिलती। यानी कि भारत का जो आधा साहित्य है, भारत के जो आधे वेद है, पुराण है, धर्म ग्रंथ है या और भी चीजें हैं, साहित्य जो भारत का एक पूरा है, वो अब भारत में नहीं मिलते, क्योंकि वो सारी चीजें खो चुकी थी, वो सारी चीजें समाप्त हो चुकी थी। पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनका अनुवाद मिल गए हैं और उन साहित्य का, उन ग्रंथों का, उन पुराणों का, उन वेदों का, उन चीजों का जो अनुवाद है वो चीनी और तिब्बती भाषा में जरूर मिला है। जो पुस्तकें खो गई उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है। तो यहाँ पर नेहरू जी हमें बताते हैं कि जो पुस्तकें खो गई थी, जो पुस्तकें भारत में नहीं मिल पाई थी, तो उन चीजों पर, उन पुस्तकों में भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा एक साहित्य है, जिसकी रचना उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। पहले वेदों की रचना हुई, फिर उपनिषदों की रचना हुई और उसके बाद भौतिकवाद से जुड़े हुए जो साहित्य है उनकी रचना की गई। तो इनकी जो आरंभिक रचना है उपनिषदों के बाद हुई और साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है। साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में। फिर भी इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा। जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव था। तो भले ही वो चीजें गुम हो गई हों, भले ही वो चीजें खो गई हों, वो साहित्य गायब हो गया हो, खो गया हो, लेकिन फिर भी इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी जो दर्शन था उसका चलन रहा और जनता पर उसका गहरा प्रभाव भी रहा और राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के
पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। तो जो भारत के जो भौतिकवाद से जुड़े हुए बहुत से साहित्य थे, उनको पुरोहितों और धर्म पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले जो कुछ लोग थे, भारत का जो भौतिकवाद था उसको पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप वाले जो लोग थे जिसमें वो विश्वास करते थे, उन्होंने उसको नष्ट कर दिया, यानी कि बाद में उन्होंने उसे समाप्त कर दिया। अब यहाँ पर भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचार का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए, यानी कि अगर कोई बात पहले मान ली गई है तो बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो नए लोग जो आए थे, जैसे जो धर्म और ब्रह्म विज्ञान के जो कुछ अधिकारी थे, उन्होंने स्वार्थ से प्रेरित होकर भौतिकवादी विचारों का विरोध किया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने वेदों को, पुरोहिताई को और परंपरा से जो प्राप्त विचार है, विश्वास है, उन पर विचार करते हुए एक घोषणा की कि कोई भी विचार जो है उसे हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए। और उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। उन्होंने कहा अगर कोई विश्वास है तो उसे स्वतंत्र होना चाहिए, यानी कि जो कोई भी बात पहले से मान ली गई है या अतीत के प्रमाण पर निर्भर है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये पहले मान लिया है तो यही सत्य है, और या इसके कुछ अतीत में कुछ प्रमाण मिले हैं तो यही सत्य है। नहीं, यहाँ पर उन्होंने कहा कि कुछ जो विचार है, विश्वास है, उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए, यानी कि किसी चीज पर अगर विश्वास है तो उसे पक्का होना चाहिए। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक और भौतिकवादी दृष्टि जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे और उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती है, प्रत्यक्ष यानी कि सामने नहीं दिखाई देती है, साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का है और इस संसार का ही माना जा सकता है। तो जो वे लोग थे भौतिकवादी, जो लोग थे भौतिकवादी दृष्टिकोण के जैसा, उनका जो सामान्य रुख था वो अपने आप को अतीत की बेड़ियों से नहीं बांधना चाहते थे, वो अपने आप को अतीत की बेड़ियों से मुक्त करना चाहते थे और तमाम उन बातों का जो हमें प्रत्यक्ष में नहीं दिखाई देती, यानी कि वो कहते थे कि हम उस पर क्यों विश्वास करें जो हमें नहीं दिखाई देता है, जो है ही नहीं, हम उस पर क्यों विश्वास करें। तो साथ ही वो काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी उनको प्रॉब्लम थी और उनके अनुसार जो वास्तविक अस्तित्व था, जो असल में है, वो क्या था? वो कहते थे कि वर्तमान रूप में जो पदार्थ संसार में है, जो चीजें संसार में है और ये संसार जो है इसे ही वो सत्य मानते थे। और इसके अलावा वो कहते थे ना तो कोई संसार है, ना स्वर्ग है, ना नरक है और ना ही शरीर से अलग कोई आत्मा है। मन और बुद्धि, बाकी सब चीजों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियां मात्र है। रूढ़ियां यानी कि जो नैतिक नियम है, नैतिकता के लिए बनाए गए जो नियम है, वो केवल मनुष्य के द्वारा अपने लिए बनाई गई रूढ़ी है। और वो कहते हैं ना तो कोई इस संसार के अलावा ना तो कोई संसार है, ना स्वर्ग है, ना नरक है और ना ही शरीर से अलग कोई आत्मा है। तो यहाँ पर हमारा भौतिकवादी से जो रिलेटेड टॉपिक ये था, ये कंप्लीट हो गया है। तो सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है तो एक बार हैंड रेज कीजिए। जीआईसी भवान, यस, वेरी गुड। तो बच्चे ये जो हमारी बुक है, इस बुक में आपके कहीं पर भी कोई प्रश्न उत्तर नहीं है।
आपको इस चैप्टर से कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको प्रश्न आने वाला है। ये जो आपकी पूरी बुक है ये आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए है। आपको भारत के प्रति बहुत सारी जानकारियां, जो भारत का प्राचीन इतिहास है, भारत में किस तरह से वेद पुराण आए, किस तरह से भारत में जो आर्य आए या भारत की प्राचीन जो सभ्यता थी वो किस तरह की थी, और भारत की अतीत की झांकी और भारत पर अतीत का दबाव किस तरह से रहा, भारत की जन संस्कृति क्या है, या भारत में युगों का दौर कैसे चला। जो आपका नंबर 4 जो चैप्टर है इस बुक में वो है भारत में युगों का दौर। उसके बाद नंबर 5 चैप्टर आपका इस बुक में है नई समस्याएं, यानी कि भारत में फिर कौन कौन सी समस्याएं आई, जैसे अरब, मंगोलियन और महमूद गजनवी, बाबर, अकबर, औरंगजेब, या भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी रही। तो ये सारी बातें आपको भारत के प्रति आपका जो ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए है, कि भारत के इतिहास को आप जाने, उससे कुछ सीखें, और फिर अंतिम दौर जो आया भारत में उस पर यहाँ पर 2 चैप्टर आपके हैं, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। इसमें आपको भारत की जो राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार कैसा हमारा भारत था, और दूसरा जो हमारा भारत का जो अंतिम दौर है उसमें राष्ट्रीय बनाम साम्राज्य कैसे हुआ, और 8 जो आपका चैप्टर है चुनौती, भारत छोड़ो प्रस्ताव। तो इसी तरह ये पूरी जो बुक है, मैंने आप लोग को बताया कि ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई है जब वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अहमदनगर के किले में जेल में बंद थे। तो अपने 5 वर्ष के कारावास के दौरान उन्होंने इस पाठ्य पुस्तिका को लिखा है। तो ये आपके ज्ञान को बढ़ाती है, आपके नॉलेज को बढ़ाती है। तो आप इसको एक बार घर पर जरूर इस चैप्टर को, या आपकी इस पाठ से जुड़े हुए प्रत्येक चैप्टर को जब आप क्लास में खाली होते हैं या घर पर होते हैं तो आप इस बुक को जरूर पढ़ें। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर 3 था सिंधु घाटी की सभ्यता, इसमें जो हमने आज टॉपिक लिया था ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, और हमने बहुत सारी बातें इसमें भारत के इतिहास में कि किस तरह व्यक्तिवादी जो दर्शन है उसकी लाभ हानियां हमें यहाँ पर पता चली, और भौतिकवाद के बारे में भी हमने बहुत कुछ यहाँ पर जाना कि किस तरह से जो भौतिकवादी जो लोग थे उनकी विचारधारा किस तरह की थी। वो लोग जो सत्य है, यानी कि संसार में जो अभी दिखाई दे रहा है उसे केवल सत्य मानते थे, और जो चीजें नहीं दिखाई देती हैं उन्हें वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। तो इसी तरह आगे भी इस पार्ट में बहुत सारे हमारे टॉपिक हैं जिन्हें हम कंटिन्यू करेंगे। और आपको अगर आपके पार्ट से किसी भी जो आपकी दूसरी बुक है या आपकी हिंदी व्याकरण में जो आपके टॉपिक्स हैं इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं। तो हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है, मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।